नमस्कार। स्वागत है बंधुओं। तो देखो, ग्रेविटेशन का एक लेक्चर अपन देख चुके हैं, आज दूसरा है और ग्रेविटेशन खत्म है। कॉन्सेप्चुअली पहले लेक्चर में हो चुका है, जो समझना था वो हो चुका है, अब तो बस उसके एप्लीकेशन है। तो देखो आज क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे केपलर के 3 नियम, फिर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल यानी कि अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बलों के बारे में जानकारी बहुत थोड़ी सी, ताकि अपने को समझ रहे, है ना। फिर एक चीज देखें, सैटेलाइट्स, उपग्रह, धरती के चारों ओर जो उपग्रह घूम रहे हैं वो कैसे घूमेंगे। कृत्रिम कुछ अपन भेजते हैं, एक प्राकृतिक भी है, चंदा मामा। फिर एक चीज है एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग, ये क्या होता है। उसके बाद में ग्रेविटेशन के क्या इंपॉर्टेंस है और इसके और क्या क्या रोल है अपने ब्रह्मांड में, अपनी दुनिया में। फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण के कुछ गुण। उन गुणों को देखते हुए अपन जो बाकी के बल हैं, जो मूलभूत बल है, उनसे इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो एक चीज आएगी, वो है रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो धर्मी क्षय। अब ध्यान रखना, रेडियो धर्मी क्षय का डायरेक्टली इस चैप्टर से कोई लेना देना है नहीं, ग्रेविटेशन, पर केपलर्स लॉ और रेडियो एक्टिव डीके, इन पे कई बार सवाल आ चुके हैं और आगे भी आएंगे, और मेंस में तो 5-5 नंबर के टिकते हैं। तो लो अपन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देख लें कि पिछली कक्षा में अपन ने क्या क्या देखा था। कोई बहुत ज्यादा नहीं। ग्रेविटेशन एक आकर्षण होता है, उसमें लगने वाला बल न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ देख लिया था, जो फाइनली होता है G m1 M2/r²। जी को कहते हैं गुरुत्वीय नियतांक, जिसकी वैल्यू दी थी केवेंडिश ने 6.67 इंटू 10⁻⁻11। फिर हमने देखा था ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इंटेंसिटी, गुरुत्वीय क्षेत्र और तीव्रता। क्षेत्र को तो हमने कहा था कि वो क्षेत्र जिसमें किसी द्रव्यमान के द्वारा लगाए गए आकर्षण बल का प्रभाव पड़ता हो, उसके बाहर, क्षेत्र के बाहर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। इंटेंसिटी के टाइम पे मैंने कहा था एक चीज याद रखनी है, यूनिट मास, इकाई द्रव्यमान, यूनिट मास। अब इसका इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी द्रव्यमान के द्वारा जो गुरुत्वीय तीव्रता होती है किसी बिंदु पर, वो कैसे निकालते हैं कि ये जो मास है इस बिंदु पर रखे हुए इकाई द्रव्यमान पर कितना आकर्षण बल लगा रहा है, वो इस द्रव्यमान की इस बिंदु के लिए गुरुत्वीय तीव्रता है। कुल मिला के ये आकर्षण बल ही तो है, और आकर्षण बल में जो m2 है वो इकाई द्रव्यमान हो गया, m2 को 1 रख दो तो ये सूत्र निकल के आता है। ये रहा वो सूत्र, m2 इसमें 1 हो गया तो ये सूत्र निकल के आता है। अब फिर हमने देखा था एक फ्री फॉल, मुक्त पतन। मुक्त पतन में हमने देखा था, मुक्त पतन का मतलब क्या है कि कोई भी चीज जो सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में नीचे गिर रही है। इसमें दो आउटकम निकाले थे कि एक तो उसकी डायरेक्शन नहीं बदलेगी, दूसरा वेग में परिवर्तन होगा। वेग में परिवर्तन होगा मतलब त्वरण है, जो कि गुरुत्वीय त्वरण कहलाएगा। जब गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला निकाला तो वो ये निकला। अब इन दोनों को आप मैच करके देखो, सेम है। तो याद क्या करना है, इतना ध्यान रखना है, एक तरीके से किसी बिंदु पर जो गुरुत्वीय तीव्रता होती है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, उसी बिंदु पर जो गुरुत्वीय त्वरण होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो दोनों एक ही बराबर होंगे। दिख रहा है। तो इसलिए इनको क्या रखना है, वो एक याद है, इकाई द्रव्यमान रख दो तो तीव्रता है, और वो का वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। फिर हमने कहा कि ये जो एक्सेलरेशन है किस चीज पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहली चीज, उस वस्तु के द्रव्यमान पे डिपेंड करता है क्या जो नीचे गिर रही है, नहीं, उसके द्रव्यमान पे नहीं करता। देख लो सूत्र में कहीं छोटा m है क्या। फिर हमने कहा पृथ्वी का जो आकार है, जो आकृति है, और जो पृथ्वी का घूर्णन होता है अपने अक्ष पर, रोटेशन, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो हमने कहा कि आकार की वजह से इक्वेटर पे त्रिज्या ज्यादा है, तो वहां पे बल कम हो गया गुरुत्वाकर्षण का। और रोटेशन की वजह से हमने कहा इक्वेटर पर एक अपकेंद्रीय बल लग रहा है बाहर की ओर, जो कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत है, अपोजिट डायरेक्शन में।
तो रोटेशन की वजह से भी इक्वेटर पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वैल्यू कम हो गई। कुल मिला के शेप और रोटेशन दोनों की वजह से हो क्या रहा है, इक्वेटर पे गुरुत्वाकर्षण बल की वैल्यू कम हो रही है, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन की वैल्यू भी कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि पोल के कंपेयर में इक्वेटर पर, ध्रुवों के कंपेयर में इक्वेटर पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स और गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन दोनों की वैल्यू कम होती है, ये अपन ने कह दिया था। फिर एक चीज आई थी हाइट एंड डेप्थ। डेप्थ वाला तो अपन ने वो देखा था, ग्रेविटी इनसाइड द अर्थ, धरती के अंदर, सतह के अंदर ग्रेविटी कैसे बिहेव कर रही थी। जैसे जैसे केंद्र की ओर जा रहे थे बल कम हो रहा था, क्योंकि धरती का वो प्रभावी द्रव्यमान, इफेक्टिव मास, वो कम हो रहा था, इसलिए बल कम हो रहा था। बल कम होगा तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होगा जैसे जैसे केंद्र की ओर जाएंगे। हाइट बढ़ रही थी तब भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम हो रहा था, क्योंकि दूरी बढ़ रही। कुल मिला के अंदर जाओ चाहे ऊंचाई पे जाओ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बल भी कम ही हो रहा है। ठीक है, ये कुल मिला के अपन ने देखा था। और मैक्सिमम कहाँ होगा, धरती की सतह पर, और वो अपन ने निकाला था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक चीज अपन ने वो देख ली थी, मास एंड वेट, द्रव्यमान और भार। भार को हमने कहा था ये कुछ भी नहीं, उस द्रव्यमान पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ही है, एक तरीके से वेट न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन है। लो जी, आज शुरू करते हैं केपलर्स लॉ से। तो केपलर ने 3 नियम दिए थे, ठीक है। केपलर ने जो 3 नियम दिए थे वो किस किस चीज को लेके दिए थे। पहला तो इन्होंने दिया था कि भाई साहब जो आपका ग्रह है वो किस प्रकार की, किस शेप की, किस आकृति की कक्षा में, यानी कि ऑर्बिट में घूम रहा है। तो पहला तो इन्होंने दे दिया था ऑर्बिट से रिलेटेड। दूसरा इन्होंने दिया था, एक तरीके से कहें तो, कि भाई ग्रह की गति कैसी रहेगी, क्या स्पीड रहेगी घूमते हुए, और वो दिया था एरिया के रूप में, क्षेत्रफल के रूप में। ये अभी पढ़ेंगे तब समझेंगे कैसे। तीसरा इन्होंने दिया था कि जो टोटल परिक्रमा करने पर, एक परिक्रमा करने पर कितना समय लग रहा है, यानी टाइम पीरियड क्या है ग्रह का, एक परिक्रमा का, यानी कि आवर्तकाल, उसको लेकर ये 3 नियम दिए थे। तो एक मैं जनरल जानकारी दे दूं इसी से रिलेटेड, जो कि कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ रखी है, कि सोलर सिस्टम, यानी कि सौर मंडल, सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम, इसका सर्वप्रथम कॉन्सेप्ट, सर्वप्रथम अवधारणा किसने दी थी, कोपर निकस। क्या ही नाम है यार, कोपर को मतलब तांबो, जो भी, कोपर निकस इन्होंने दी थी। ये ध्यान रखना, कई बार पूछा जा चुका है ऑब्जेक्टिव में। इन्होंने क्या कहा कोपरनिकस साहब ने, कि भाई साहब जो आपके ग्रह है ना वो सर्कुलर ऑर्बिट में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। केपलर का पहला नियम ही ये है कि नहीं कोपरनिकस साहब, आप गलत हैं। जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार, यानी कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, ऐसी। अब जब इलिप्टिकल आ ही गया है तो मैं सोच रहा हूं एक बार थोड़ा सा इलिप्स को समझ लें 1 आध मिनट में, कि ये होता क्या है, और जितना अपने काम का है उतना। मान लो ये एक इलिप्स है। अब जैसे वृत्त में एक केंद्र होता है ना, वैसे इलिप्स में 2 होते हैं। कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, गोली मारो। 2 केंद्र होते हैं, इनको अंग्रेजी में बोलते हैं फोकस पॉइंट। ये जो सबसे लंबी दूरी है ना, यहां से लेके यहां तक, इसको बोला जाता है मेजर एक्सिस, यानी कि मुख्य अक्ष। इसी मुख्य अक्ष मेजर एक्सिस का आधा हिस्सा, आधा कर दो इसको, इसको बोला जाता है सेमी मेजर एक्सिस, यानी कि अर्ध मुख्य अक्ष। ठीक है,
बस इतना ही जानना है इसको, और कुछ ही नहीं जानना अपने को। ये बात समझ आ गई कि भाई इलिप्स है, इसमें दो फोकस पॉइंट्स होंगे, सबसे लंबी दूरी को मुख्य अक्ष यानी मेजर एक्सिस कहेंगे, और इसके आधे को सेमी मेजर एक्सिस कहेंगे। बस इतनी सी बात अपने को इसमें जाननी है। अब वापिस चलते हैं उस नियम पे, पहले नियम पे। तो आपके उन्होंने केपलर साहब ने कह दिया कि भाई जो ऑर्बिट होगी वो दीर्घवृत्ताकार होगी। तो लोगों ने कहा चलो आप ये तो बता रहे हो ग्रह कैसे घूम रहा है, आकृति किस आकृति में, हमें ये तो बता दो सूरज कहाँ है, बिल्कुल बीचों बीच है या कहीं कोनों में पड़ा है, ऊपर नीचे कहाँ है। तो केपलर ने कहा जो दो फोकस पॉइंट है उनमें से किसी भी एक फोकस पॉइंट पे आप सूरज मान लो, और फिर जो भी आपकी जोड़ बाकी गुणा भाग है वो करते रहो, यानी कि दो फोकस पॉइंट में से कहीं भी मान सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के पहले नियम ने क्या बताया, पहले नियम ने ये बताया एक चीज कि जो आकृति है, जो शेप है ऑर्बिट की, कक्षा की, वो कैसी है, दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार यानी कि एलिप्टिकल, एलिप्टिकल। ठीक है, दूसरी चीज इससे क्या निकल के आती है कि सूर्य की स्थिति क्या होगी, सूरज कहाँ है, वो कहाँ है, किसी भी एक फोकस पॉइंट पे, दोनों में से जो भी फोकस पॉइंट अच्छा लगे वहां सूरज मान लेना। ये है पहला नियम। ठीक है, अब अपन दूसरे नियम पे आते हैं। दूसरा नियम था क्षेत्रफल को लेके। इसमें इन्होंने कहा कि कोई भी ग्रह बराबर समय में सूर्य के सापेक्ष, सुनना, कोई भी ग्रह बराबर समय में सूर्य के सापेक्ष बराबर क्षेत्रफल कवर करता है, यानी कि कोई भी प्लेनेट इक्वल टाइम में सूर्य के रेस्पेक्ट में इक्वल एरिया कवर करेगा। कहने का मतलब, मान लो ये आपका कोई ग्रह है, ये यहां बैठे हैं ग्रह साहब, पहले सूर्य भगवान ले आते हैं। मान लो ये अपने सूर्य देव, वो यहां बैठे एक फोकस पॉइंट। ठीक है, ये आपका कोई ग्रह है। मान लो पृथ्वी है, तो ये मान लो आप 10 दिन में चलाते हो इनको। कितने दिन में, 10 दिन में। ये 10 दिन में यहां आ जाते हैं इस जगह। तो अब सूर्य के सापेक्ष इन 10 दिनों में इन्होंने कितना एरिया कवर किया है, वो एरिया कौन सा है, सूर्य के सापेक्ष वो एरिया है ये एरिया इन्होंने कवर कर लिया है, इसको मान लो A1 कह दो। अब भाई साहब ये कह रहे हैं कि अब जब भी कभी भी इसके आगे भी 10 दिन आने वाले, उसके बाद कभी भी 10 दिन और चलेगा ना। मान लो अभी यहां है, अब यहां से 10 दिन में जो चलेगा ये, मान लो यहां आता है, ये कितने हैं, ये भी 10 दिन है, ये कितना समय, ये भी 10 दिन। इन 10 दिनों में भी जो ये एरिया कवर करेगा सूर्य के सापेक्ष, यानी कि ये वाला, इसको मान लो A2 कह दो। तो भाई साहब ने कहा कि बराबर टाइम में 10-10 दिन बराबर टाइम में सूर्य के सापेक्ष जो एरिया कवर कर रहे हैं वो बराबर होगा। इतना सा इन्होंने कहा था, A1 बराबर A2, ये इनका कहना था। अब एक चीज है, इससे एक कंक्लूजन और निकाल सकते हो ग्रह की गति को लेकर। आप समझो कि देखो ये 10 दिन है, इन 10 दिनों में इन्होंने दूरी तय की है, वो है ये। ठीक है, और अगले ये 10 दिनों में ये भाई साहब जो दूरी तय कर रहे हैं वो कितनी है,
ये दूरी किधर की ज्यादा है? ये वाली, ये वाली दूरी ज्यादा है। अगर ये दूरी ज्यादा है उसके कंपेयर में और टाइम बराबर है, तो गति कहां ज्यादा होगी? जिधर दूरी ज्यादा होगी। दूरी बटा समय, समय बराबर है। तो इसका मतलब इस तरफ ग्रह तेज गति से चल रहा है। ये बात क्लियर हो रही है? क्योंकि देखो होगा क्या, ये दूरी ज्यादा क्यों है? आप इस एरिया को देखो, ये लंबाई में ऐसे ज्यादा है। अब इस एरिया के बराबर इसको होना हो, अगर इस एरिया के बराबर इसको होना है, तो उसके लिए इसकी चौड़ाई ज्यादा होनी पड़ेगी, क्योंकि लंबाई तो सिर्फ इतनी ही है। इससे ज्यादा लंबा तो ये जा नहीं सकता, तो इसकी चौड़ाई ज्यादा होगी, तभी एरिया बराबर होगा। तो उस एरिया को बराबर करने के चक्कर में ये दूरी ज्यादा तय करेगा, और जब दूरी ज्यादा तय करेगा तो इस तरफ गति तेज हो जाएगी। ठीक है, इस चीज को आप ऐसे देख भी सकते हो। ये मान लो वो कक्षा है, ये वो ग्रह है यहाँ। ठीक है, मान लो ये ग्रह चल रहा है। अच्छा, एक सूर्य देव, फिर ये आपके सूर्य देव बैठे हैं। अब मान लो ये ग्रह चल रहा है। अब ये यहां से शुरू करते हैं, बिल्कुल दूर है, सबसे दूर। धीरे 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 चलेगा, जैसे जैसे नजदीक आएगा तेज तेज और तेज, फिर धीरे धीरे धीरे, और सबसे धीरे स्पीड हो जाएगी यहाँ। अब फिर दूरी कम होती जा रही है, तो तेज होता जा रहा है, फिर तेज, फिर तेज, यहाँ आते हुए बहुत तेज, फिर वापस धीरे धीरे धीरे। समझ रहे हो? ये ऐसे गति तय करेगा, क्योंकि एरिया बराबर करना है बराबर समय में। ठीक है, तो न्यूटन के दूसरे नियम से अपन एक कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? दूसरे नियम से दो कंक्लूजन फिर निकलते हैं। वो दो कंक्लूजन क्या है? पहला, कि बराबर समय में बराबर इक्वल टाइम में, समय में बराबर एरिया, क्षेत्रफल कवर करेगा, सूर्य के सापेक्ष, सूर्य के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और दूसरा कंक्लूजन क्या निकल रहा है? जैसे जैसे ये सूर्य के नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे गति तेज, गति को लेके, स्पीड को लेके, स्पीड को लेके क्या है? सूर्य के नजदीक है, नजदीक तो स्पीड है ज्यादा, और अगर दूर है तो स्पीड है कम। ये दो कंक्लूजन निकल के आते हैं इससे, दूसरे नियम से। क्लियर है? और ये स्पीड वाला अगर रटना भी हो तो एक लॉजिकली आप रट सकते हो। कोई भी चीज को जब दूर से देखोगे ना, वो धीरे धीरे चलती दिख रही है आपको, बिल्कुल पास से देखो वो एकदम से फटाक करते निकलती दिखेगी। ये थोड़ा रटने वाला सा हिसाब है ना? अब आते हैं तीसरे नियम पे। भाई साहब ने तीसरा नियम ये दिया, तीसरा नियम इन्होंने दिया आवर्तकाल को लेके, टाइम पीरियड को लेके, कि एक परिक्रमा कितने टाइम में पूरी होगी। अब ये मान लो वापिस वो, ठीक है, ये आपके बैठे हैं सूर्य देवता यहाँ। मान लो कोई भी ग्रह है, वो इसमें परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, तो उसको पूरी परिक्रमा करने में जो टाइम लगेगा, वो कैसे निकालोगे, किस पे निर्भर करता है? तो आपके भाई साहब ने, इन्होंने कहा, केपलर साहब ने, कि वो जो टाइम लग रहा है उसका वर्ग इस सेमी मेजर एक्सिस के, अर्ध मुख्य एक्सिस के घनाभ के, घन के प्रोपोर्शनल होगा। जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। ये इन्होंने तीसरा नियम दे दिया। मतलब अगर अगर आप इसको एग्जाम्पल से देखना चाहो ना, तो आप कुछ ऐसे देख सकते हो कि मान लो ये किसी एक ग्रह की
परिक्रमा पथ है, ऑर्बिट है। मान लो किसी दूसरे ग्रह की ऑर्बिट ये है, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, इस छोटे वाले परिक्रमा पथ की तो सेमी मेजर एक्सिस इतनी सी, और इस बड़े वाले की अगर यहां से देखोगे केंद्र से तो वो इतनी बड़ी है यहां तक। समझ में आ रही है? तो जिसकी सेमी मेजर एक्सिस ज्यादा होगी, अच्छा ये अगर ऐसे याद ना होना स्क्वायर में, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टी प्रोपोर्शनल है, उधर रूट लगा दो, इसका स्क्वायर हट जाएगा, आर का घन। ऐसे भी याद कर सकते हो, जो दोनों में से अच्छे से याद हो वो कर देना। बाकी जो ऑथेंटिक है वो ये, बाकी वो याद रहे तो वो कर देना, ठीक है। अब देखो जिसकी सेमी मेजर एक्सिस ज्यादा होगी, मान लो ये 2 मीटर है और ये मान लो 4 मीटर, जिसकी सेमी मेजर एक्सिस ज्यादा होगी उसका टाइम पीरियड भी ज्यादा होगा। जैसे अपन पहले वाले 2 मीटर का टाइम पीरियड निकालें तो वो क्या होगा, 2 का क्यूब, यानी कि 8 का क्यूब, अरे सॉरी 8, ठीक है। और यही अगर इस 4 मीटर वाले का आप निकालो तो टाइम क्या आएगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64। दोनों में से कौन सा ज्यादा है? ऑफ कोर्स जिसकी ज्यादा बड़ी परिक्रमा पथ है, जिसका ऑर्बिट कक्षा ज्यादा बड़ी है उसका बड़ा होगा। बुध है तो बुध का सबसे छोटा होता है तो उसका टाइम पीरियड सबसे छोटा है। फिर पृथ्वी ले लो, प्लूटो ले लो, कंपेयर करके देख लो। ये टोटल 3 नियम है, तो इन 3 नियमों को समराइज करके देखते हैं। पहला नियम इन्होंने दिया था ऑर्बिट, यानी कक्षा को लेके, कक्षा को लेके इन्होंने क्या 2 चीजें बताई। एक तो बताई कि दीर्घवृत्ताकार कक्षा होगी, यानी कि एलिप्टिकल, और दूसरा इन्होंने बता दिया सूर्य की स्थिति। सूर्य कहाँ होगा, किसी भी एक फोकस पॉइंट पर, किसी भी एक फोकस पॉइंट पर, ये इन्होंने बता दिया। ये 2 कंक्लूजन निकले आपके पहले नियम से। अब अपन देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम ये कहता है कि बराबर समय में बराबर एरिया कवर कर रहा है एक ग्रह सूर्य के सापेक्ष, एरिया को लेके दिया था। इसमें 2 कंक्लूजन फिर, एक तो बराबर समय में बराबर एरिया, टाइम अगर बराबर है तो एरिया भी बराबर कवर करेगा। और दूसरा कंक्लूजन इसमें भी निकला कि सूर्य के समीप, सूर्य के पास में जो स्पीड होगी वो ज्यादा होगी, और सूर्य से जैसे जैसे दूर होगे स्पीड कम हो जाएगी। ये हो गया दूसरा नियम। दोनों में 2 कंक्लूजन आ रहे हैं। अब आता है तीसरा। तीसरा इन्होंने दिया था टाइम पीरियड को लेके, कि जो टोटल परिक्रमा में लगने वाला टाइम पीरियड वो क्या है, टी स्क्वायर, यानी टाइम पीरियड का वर्ग, प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती सेमी मेजर एक्सिस के घन के। बस ये 3 नियम है, बहुत सिंपल है। अब आगे देखो, ये केपलर के 3 नियम हो गए। केपलर के 3 नियमों के बाद में अब अपन एक चीज देखते हैं, उपग्रह यानी कि सैटेलाइट्स। इनमें ग्रेविटेशन का क्या रोल है? आपने बचपन में कभी वो काम किया होगा ना, एक धागा लिया हो, एक धागे के एक सिरे पे आपने पत्थर बांधा और फिर गोल गोल घुमाया हो, शक्तिमान, हम कहते थे ढेरिया उसको। तो क्या होता है उसमें, आपने कभी ध्यान दिया कि जैसे यहां से आपने वो धागा जो है यहां बांध रखा है एक पत्थर से, ठीक है। अब इस पत्थर को जैसे जैसे घुमा रहे हो, ये ऐसे एक वृत्ताकार कक्षा में घूमता रहता है। आपने सोचा ये कक्षा वृत्ताकार ही क्यों बनती है? ऐसे चौकोर भी तो हो सकती थी, ये ढेरिया यूं जा रहा है, ये पत्थर यूं 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 इस केंद्र से, नहीं, हमेशा वृत्ताकार घूमेगी, ऐसा क्यों?
तो देखो वो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल यानी कि अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय, ये बलों का कॉन्सेप्ट है ना, वो यहाँ देखना एक चीज। जब अपन इसको ऐसे हाथ से घुमा रहे हैं तो अपन अपने हाथ से जो बल दे रहे हैं वो क्या कह रहा है, आगे की तरफ जा। जैसे ही आप इसको इस तरफ घुमाने की कोशिश करोगे तो एक बल आप दोगे, वो किस तरफ दोगे, इस तरफ, कि भाई इस तरफ जा। ये आपने इस तरफ जैसे ही हाथ से घुमाने की कोशिश की तो एक बल दिया आपने इस तरफ, ठीक बात है। अब अगर सिर्फ ये एक ही बल काम कर रहा है, वो आगे वाला, तो ये भाई साहब इधर क्यों आए सर्कल पे, ये तो सीधे सीधे चले जाना था। नहीं, इस डोरे ने बांध रखा है, इसको जाने नहीं दिया। यानी कि डोरा, जो ये धागा है, वो क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ खींच के रख रहा है कि आप इधर ही आओ, उधर मत जाओ। तो एक बल काम कर रहा है केंद्र की ओर, वो कौन सा है, धागे में जो तनाव है, धागे में जो टेंशन है ना। तो अब ये भाई साहब कहेंगे भाई तू इधर कह रहा है, तू उधर कह रहा है, मैं अपना देख लेता हूं, मैं तुम दोनों की नहीं सुनता, थोड़ी थोड़ी तुम दोनों की सुन के मैं तो बीच में निकल लेता हूं। तो ये क्या होगा, इधर आ गया। अब यही चीज सोचो कि वो जो आपका पत्थर है वो यहां पड़ा हो, अब फिर से धागा इसको कह रहा है कि तू इधर आ, और आपका हाथ कह रहा है कि भाई साहब उधर जाओ। तो ये फिर से बीच वाला रास्ता अपनाता है इधर। फिर यहां पकड़ोगे तो वही चीज, एक इधर बुला रहा है एक उधर बुला रहा है, भाई साहब कहेंगे अपन तो इधर। समझ रहे हो, एक बल क्या कह रहा है कि केंद्र की तरफ आ, और एक बल कह रहा है कि केंद्र से दूर भाग। तो जो बल केंद्र की ओर बुला रहा है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, अभी केंद्रीय बल। इसको याद यूं रख सकते हो, अभी, अभी केंद्र की ओर आ, फटाफटा, अभी आ अभी आ। कुल मिला के अभी केंद्रीय बल वो बल होता है जो किसी चीज को केंद्र की ओर धकेलता है, ठीक है। तो ये जो बच गया, जो केंद्र से दूर भगा रहा है, उसको कहते हैं अपकेंद्रीय सेंट्रीफ्यूगल। अब इसी चक्कर में क्या होता है कि ये इधर होता होता इधर होता होता ऐसे होता, फिर ऐसे फिर ऐसे, ये एक सर्कुलर मोशन बन जाता है। ये कुल मिला के कहानी है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। तो कुल मिला के अगर अपन कहें तो सेंट्रीपिटल यानी कि अभिकेंद्रीय बल क्या करता है, वो क्या करता है, केंद्र की ओर उस वस्तु को खींच के रखता है। अब केंद्रीय क्या करता है, अभिकेंद्रीय मतलब सेंट्रीपिटल, अब केंद्रीय क्या करता है, ये केंद्र से, सेंटर से दूर भेजता है। ये हो गया आपका सेंट्रीफ्यूगल। ये बात क्लियर हो गई। अब आप सोचो, अपनी धरती, ये मान लो अपनी धरती माता यहां है, ठीक है। अब इसके चारों ओर अपने को उपग्रह भेजने होते हैं, अपने को क्या करना है, इसके चारों ओर उपग्रह भेजने हैं। अब वो अपने पे डिपेंड कर रहा है अपन कहाँ भेजें, कितना ऊपर भेजें, क्योंकि देखो जब टेक्नोलॉजी पढ़ोगे तो कई तरीके की कक्षाएं हैं, ऑर्बिट्स हैं, लोअर मीडियम, वो आपकी सन सिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी, ऐसी करके कई ऑर्बिट्स हैं। अब आप कितना ऊपर भेज रहे हो, आपके सैटेलाइट की क्या एप्लीकेशन है, उस पर डिपेंड करता है ये तो, है ना। तो मान लो एक बार अपन सोचते हैं चंदा मामा को लेके चलते हैं, ठीक है। मान लो ये अपने चंदा मामा यहाँ बैठे हैं, अरे यार मामो टेढ़ा पड़ गया, मान लो अपना चंदो मामो अट बैठा है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, अगर चंदा मामा है तो इनको भी ऐसे गोल गोल ये घूम ही रहे हैं। अगर ये ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं तो कोई तो बल है जो इनको इधर भेज रहा है कि आप बाहर की तरफ जाओ, और कोई तो बल होगा जो इनको कह रहा है नहीं, आप धरती की ओर ही जुड़े रहो। यानी एक तो अभिकेंद्रीय बल लग ही रहा होगा सेंट्रीपिटल, एक अपकेंद्रीय यानी कि सेंट्रीफ्यूगल लग रहा होगा।
तो ये जो बल है ना, ये अभिकेंद्री, ये बल कौन सा है? इन दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, वो हो गया जी धरती का मास और चंदा मामा का मास बटे दोनों के बीच की दूरी का वर्ग, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग। ये क्या है? अब इसकी जगह आप सैटेलाइट सोच लो। तो सैटेलाइट को जो अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है, वो कौन देता है? धरती का गुरुत्वाकर्षण बल। ये इसका मेन रोल है। अब बात यही है कि भैया अब अपने को इसको अपकेंद्रीय बल देना है, सेंट्रीफ्यूगल, जो ये बाहर की तरफ जाए। अब एक चीज सोचो, अगर मान लो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो अभिकेंद्रीय बल है वो ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? ये अगर ज्यादा हो गया, इसकी बजाय अपकेंद्रीय की बजाय जो इधर भेज रहा है इससे ज्यादा अगर ये हो गया, तो ये क्या होगा? धीरे धीरे यूं करते करते अंदर की तरफ घुसेगा और एक दिन आराम में माथे पड़ती है। अब मान लो ये कम पड़ रहा है और ये ज्यादा हो गया, तो क्या होगा? चंदा मामा ऐसे घूमते घूमते दूर भाग जाएंगे, क्योंकि ये धरती की ओर खिंचाव कम हो गया। ये बात समझ आई? तो कुल मिला के अपने को धरती के चारों ओर जो ये उपग्रह घूमेगा, इस पे लगने वाला एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि ग्रेविटेशन की वजह से लगने वाला बल, और एक जो ये आप अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय बल दे रहे हो, अपकेंद्रीय बल, वो दोनों बराबर रखने हैं, बैलेंस में रखने हैं, तब जाके मामला सेट होगा। अब मेरे को बताओ, ये अपकेंद्रीय बल एक तरीके से गतिज ऊर्जा ही तो है, और घूर्णन में गतिज ऊर्जा से लगने वाले बल को अपन ऐसे बता देते हैं mv²/r। ये r यही है, यहां से यहां, ठीक है? तो इतना बल कम से कम इसको देना है कि ये इसके बराबर हो जाए, तब जाके ये गोल गोल घूमेगा। तो इसको अब आप ये वाले बल से बराबर कर दो जी, ये धरती का मास, ये फिर वो सैटेलाइट वाला मास, अपॉन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग। एक आर से एक आर कट गया, इससे ये कट गया, तो अपने पास वेग कितना आ गया? सैटेलाइट का वेग का स्क्वायर आ गया जी एम धरती वाला बट्टे आर, धरती के केंद्र से इसके केंद्र की बीच की दूरी। कम से कम ये वेग आपको देना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा भी, कुल मिला के यही वेग रखना है अगर इसको लगातार आपको घुमाना है। तो अगर ये वेग कम पड़ गया तो ये ऊर्जा कम हो जाएगी, और ये ऊर्जा कम हुई तो समझ लेना सैटेलाइट आके धरती पे गिरेगा। और ये वेग अगर ज्यादा हो गया तो ये ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी, और ये ऊर्जा ज्यादा होगी तो वो अपनी ऑर्बिट छोड़ के दूर भाग जाएगा। तो कुल मिला के अपने को वेग का पता होना बहुत जरूरी है किसी सैटेलाइट को किसी ऑर्बिट में भेज रहे हो तो। और ये आर तो अपने को पता ही है, जिस ऑर्बिट जिस कक्षा में भेज रहे हो उसी की तो ऊंचाई है। तो ये वेग अगर अपन पहले ही निकाल लेते हैं तो हमें पता है कि इतना वेग देके उसको वहां छोड़ देंगे तो भाई साहब घूमते रहेंगे। तो कुल मिला के ये वेग निकालने के लिए इतनी माथाफोड़ी की है। अपने को इसमें अगर सवाल आए तो ये बता देना है कि जो गुरुत्वाकर्षण वाला बल होता है वो इसको अभिकेंद्रीय बल देता है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, और बाकी इसकी जो गतिज ऊर्जा बनती है वो इसको सेंट्रीफ्यूगल यानी कि अपकेंद्रीय बल देता है। और इन दोनों का बैलेंस होने की वजह से ये अपनी कक्षा में गोल गोल घूमता रहता है। और इसकी जो वेलोसिटी होनी चाहिए, वो एग्जैक्ट वेलोसिटी होनी चाहिए सैटेलाइट की, वो ये। अगर इससे कम हुई तो मामा जी अपने सर में आके पड़ जाएंगे, इससे ज्यादा हो गई तो मामा जी अपने से दूर भाग जाएंगे। हमें दोनों ही नहीं चाहिए, अपनी जगह पे रहे मामा और मम्मी, सीधी सी बात। तो ये अपन ने देख लिया सैटेलाइट का सिस्टम। अब एक चीज है एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कहते किसे, वो मिनिमम वेग, वो मिनिमम वेलोसिटी अगर कोई वस्तु प्राप्त कर ले, वो मिनिमम वेलोसिटी जो वस्तु कोई भी प्राप्त कर ले तो वो धरती के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकल जाएगी।
यानी कि अब धरती उसको वापस नहीं खींच पाएगी, वो पार ही हो जाएगी, पलायन कर जाएगी, वो मिनिमम वेलोसिटी। तो इसका मतलब इतनी गतिज ऊर्जा उसमें इकट्ठी हो जाएगी, वेलोसिटी से क्या आएगी, गतिज ऊर्जा ही ना। तो इतनी गतिज ऊर्जा उसको मिल जाएगी कि भाई साहब धरती का गुरुत्वीय क्षेत्र ही फाड़ के निकल जाएंगे। तो मिनिमम वेलोसिटी उससे ज्यादा भी होगी। मान लो जैसे धरती के 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, अगर किसी वस्तु ने 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी प्राप्त कर ली, तो अब इसको अलग से ऊर्जा देने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप बाहर निकल जाए। ठीक है, अगर 11.2 से ज्यादा भी हुई तो भी पार तो हो जाएगा, पर कम हुई तो ये गुरुत्वाकर्षण से पार नहीं होगा, कहीं ठेठ ऊपर तक जाके वापस नीचे आना पड़े। ये होती है एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। मिनिमम वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी मतलब मिनिमम वेलोसिटी जो कोई वस्तु प्राप्त कर ले तो वो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर देगी बिना एडिशनल किसी फ्यूल के या बिना एडिशनल प्रोपल्शन के, बिना कोई और अतिरिक्त ऊर्जा आपको नहीं चाहिए होगी। अब इसके लिए एक चीज सोचो, मान लो कोई 6 साल का बंदा एक बॉल को ऊपर फेंकता है, तो वो कुछ इतनी हाइट लेके जाएगी, यानी कि मान लो 10 मीटर ऊपर गई वापिस नीचे आ जाएगी। यही अगर आप फेंकते हो तो 25 मीटर की हाइट ले लोगे, लेकिन बॉल तो वापिस आ ही जाएगी। लेकिन एक चीज का फर्क है दोनों में, हाइट का, इसने ज्यादा इसने कम। क्यों फर्क पड़ा, ऊर्जा का। आप में ऊर्जा उस बच्चे से तो ज्यादा ही, तो जितनी ज्यादा ऊर्जा से आप फेंकोगे उतना ऊपर जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखना, ये धरती है मान लो, एक तो गुरुत्वाकर्षण बल इसको अपने केंद्र की ओर खींच ही रहा है। अब आपने जो भी ऊर्जा दी ये उस ऊर्जा के कारण ऊपर तो जाएगा, लेकिन जब ये ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो ये वापस नीचे की ओर आ जाएगा। ये बात समझ आ रही है? ठीक बात है। अब ये जो किसी चीज को अपन ऊपर फेंकते हैं तब जो ऊर्जा इसको मिलती है वो कौन सी है, गतिज ऊर्जा। क्योंकि गति की वजह से ही तो जा रहा है। वो कौन सी है, गतिज ऊर्जा, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर। ये कौन सी है, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। मान लो ये धरती है, अब धरती की सतह पर ये रॉकेट पड़ा है मान लो, ठीक है। इसको जिस मिनिमम स्पीड से आपको भेजना है वो ये है वीई। ये मिनिमम स्पीड अगर इसको मिल गई, ये मिनिमम स्पीड अगर इस रॉकेट को मिल गई तो ये वो मिनिमम ऊर्जा है इसको मिल जाएगी जो ग्रेविटेशन को फाड़ के निकल जाएगी। अब एक चीज और है, ये मिनिमम वेलोसिटी आपने यहां इसको दे दी सैटेलाइट को, ठीक है। लेकिन इसी समय पे इसको पे एक गुरुत्वाकर्षण भी तो काम कर रहा है। इसकी वजह से एक स्थितिक ऊर्जा भी इसके पास होती है, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र होता है mgh। जी का मतलब एक्सेलरेशन। ये कैसे बनता है सूत्र वो भी बता दूंगा मैं, ठीक है। और h का मतलब केंद्र से कितनी हाइट है, तो वो जितनी पृथ्वी की त्रिज्या है वो हाइट है। स्थितिज ऊर्जा तो मैं पहले भी बता ही चुका हूं, तो यहाँ पे आर ही लिख दो। तो इसके पास एक ऊर्जा और है, mgre। ये टोटल ऊर्जा अभी इसके पास यहां है जब इसको पार होना है। ये बात क्लियर है? अब आप सोचो, ये धरती का आखिरी जगह है जहां तक इसके गुरुत्वाकर्षण बल का फर्क पड़ेगा। जैसे ही ये यहां तक पहुंचा तो अपन ने तो वो मिनिमम वेलोसिटी दी थी, तो यहां तक जाते जाते गतिज ऊर्जा तो जीरो हो ही गई, है ना, वो ऊर्जा तो खत्म हो गई। ठीक बात है। लेकिन इसके बाद में जी की वैल्यू भी तो जीरो है, क्योंकि अब तो ग्रेविटेशन पार हो गया है, तो कुल मिला के ये भी जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो। इसी को कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। इनिशियल और आखिरी दोनों बराबर हो जाती हैं, समझ रहे हो। अब इन दोनों को एक दूसरे को आगे पीछे करके अपन जब वी ई की वैल्यू निकालते हैं ना, तो वो ये आती, वी स्क्वायर बराबर 2GRE। समझ रहे हो, 2GRE। आप हो सकता है जी की वैल्यू वो रख दो,
Gm/r/e का स्क्वायर, ये रख दो तो ये बन जाएगा। तो कुल मिला के अगर ये पूछा जाए प्लेन वेग क्या है, तो अपने को दो तीन चीजें लिखनी है। पहली चीज कि वो मिनिमम वेलोसिटी है जो कोई भी पदार्थ अगर प्राप्त कर ले तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से पलायन कर जाएगा। दूसरा लिख देना, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंडेंट है, ऊर्जा के संरक्षण के नियम से संबंधित है या फिर ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित है। तीसरा इसकी वैल्यू रख देना कि ये वो मिनिमम एस्केप वेलोसिटी है 2g/e। जी को अगर आप चाहो तो ये लग देना, ये भी तो लिख सकते हो, कट कटा के ये कुछ ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा Gm/r, r कट जाएगा और 2 बच जाएगा। तो ये तीन चीज आप लिख देना, ये हो गया प्लायन वेग। ठीक बात है। प्लायन वेग होने के बाद में अपन देखते हैं इसके इंपोर्टेंस, गुरुत्वाकर्षण ने क्या क्या काम किए हैं अपने लिए। सबसे पहली बात तो हमें धरती से जोड़ के रख रहा है, बाइंड करके रख रहा है। हम कूदते हैं, माता वापिस बुला लेती है कि किधर जा रहा है। अब ये बालक ही नालायक हो, एस्केप वेलोसिटी लेके बैठा हो, तब तो पार हो ही जाएगा, लेकिन उससे पहले तक तो माता हमें वापिस बुलाती है। तो कुल मिला के हमें धरती से जोड़ के रखती है, बाइंड करके रखता है। दूसरा लूनार मोशन, यानी कि चांद का गति, चांद का मोशन, वो अभी तो बताया था मैंने। चांद के मोशन में धरती का गुरुत्वाकर्षण इसको एक अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल दे के रखता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो लूनार मोशन भी इसी पे टिका हुआ है। साथ में आप सैटेलाइट्स भी देख सकते हो। तो इससे अच्छा है कि सैटेलाइट का अलग पॉइंट बना लो, कृत्रिम जो अपन भेजते हैं, उपग्रह। चौथा पॉइंट आप देख लो, सोलर सिस्टम, जो सौर मंडल है, उनके बीचों बीच सूरज है, चारों ओर आपके ये घूम रहे हैं। तो सूरज इनको अभिकेंद्रीय यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। तो सोलर सिस्टम के स्थायित्व के लिए भी ये जरूरी है। अगर सोलर सिस्टम में सूरज इनको ये ग्रेविटेशनल फोर्स से अभिकेंद्रीय बल ना दे तो ये कब के तितर बितर हो जाए, पृथ्वी पता नहीं कहाँ होती, किसी और गैलेक्सी में पहुंच गई होती, हम होते ही नहीं। ठीक है। और पांचवी एक चीज और ध्यान रख लेना, टाइड्स, ज्वार भाटे जो आते हैं। पानी भी तो एक द्रव्यमान ही है, और इसको अपने चंदा मामा या सूर्य देवता ऊपर नीचे खींचते हैं अपने गुरुत्वाकर्षण से। जब ये खींचते हैं, सामने आते हैं तो ऊपर उठ जाता है, ऐसे करके ज्वार भाटे आ जाते हैं। तो मेनली ये 4-5 पॉइंट है। फिर अपन एक चीज और देखते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, गुण। एक बार खोल के देख लें, खुल जाए तो आ गया ना। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, गुण। देखो मैंने क्या है कि याद करने में आसानी रहे इसलिए इनको 3 भागों में बांटा है। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, मेरे हिसाब से तो ऐसे ज्यादा एक प्रभाव पड़ता है कि बंदे ने थोड़ा गहराई से समझा है। या फिर आप चाहो तो एक एक पॉइंट करके भी लिख सकते हो इनको, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। ऐसे भी लिख सकते हो, भी है आप पे। मेरे को तो ये अच्छा लगता है और याद भी अच्छे से होता है। तो सबसे पहला अपन इसका देखते हैं, प्रकृति कैसी। सीधी सी बात है, आकर्षण की प्रकृति है, प्रतिकर्षण तो ये करता ही नहीं। धरती हमारी माता है और माता सिर्फ आकर्षित ही करती है, दूर नहीं जान देती। एस्केप वेलोसिटी नहीं है तब तक। तो इसकी तो प्रकृति कैसी है, आकर्षण की है। दूसरा, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये संरक्षी टाइप का बल। इस पे अपन डिबेट या चर्चा कर चुके हैं। संरक्षी यानी कंजर्वेटिव, जो किसी मार्ग पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि कोई वस्तु कैसे ऊपर जा रही है, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। बस इस पे डिपेंड कर रहा है कि वस्तु अभी कहां पहुंची और इनिशियली कहां थी, इनके बीच की दूरी, बस इसको कहते हैं संरक्षी। तो दूसरी प्रकृति इसकी है कि ये संरक्षी है। तीसरा, ये केंद्रीय है, वो मैंने बता ही दिया
कि इसकी जो दिशा है वो दोनों के केंद्रों को, दोनों द्रव्यमानों केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा के अलोंग है, इसलिए केंद्रीय है। और दोनों के बीच में दूरी जो लेते हैं वो भी केंद्र टू केंद्र है, सेंटर टू सेंटर, इसलिए इसको सेंट्रल फोर्स कहते हैं, केंद्रीय, सेंट्रल। और ये हो गया संरक्षी, कंजर्वेटिव, आकर्षण, अट्रैक्शन। ये हो गई इसकी तीन नेचर, प्रकृति के आधार पर। अब अपन बात करते हैं निर्भरता। ये किस चीज पे निर्भर कर रहा है? कि मान लो एक द्रव्यमान आपका यहां पड़ा है, दूसरा यहां पड़ा है, ठीक है। अभी इसके केंद्र से केंद्र की दूरी मान लो r है, ये m1 है, ये m2 है, दोनों के बीच लगने वाला बल क्या है? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। मेरे को बताओ इन दोनों के बीच में लगने वाला बल किस किस चीज पे निर्भर कर रहा है? सिर्फ तीन चीज। ये तो नियतांक है, पहला कि इसका द्रव्यमान कितना है, दूसरा इसका द्रव्यमान कितना है, और तीसरा इन दोनों के बीच में दूरी कितनी। इन तीन चीजों के अलावा कहीं निर्भर नहीं कर रहा। तो आप ये कह सकते हो कि ये तीन चीजों पे निर्भर करता है। दो चीजें ही कहो, एक तो हो गया द्रव्यमान, इसमें वो दोनों सामने आ गए, और दूरी, दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है, उसी पे डिपेंड कर रहा है। अब कई बार सवाल ये पूछते हैं क्या इन दोनों के बीच में जो मीडियम उपस्थित है, जो मीडियम प्रेजेंट है, उस पे ये डिपेंड करता है क्या? मान लो इन दोनों के बीच में कहीं हवा हो, हवा ना होके हो सकता है पानी हो, ये दोनों ही ना होके हो सकता है कि बीच में निर्वात हो, कुछ भी नहीं हो। सीधी सी बात है, मीडियम पे डिपेंड करेगा ही नहीं। मीडियम कुछ भी हो, बल वो का वो ही आएगा, अपन ने सूत्र से ही देख लिया, ठीक है। तो मीडियम पे बिल्कुल भी ये निर्भर नहीं करता है कि दोनों वस्तुओं के बीच में क्या मीडियम है, नो डिपेंडेंस। सिर्फ इन दो चीजों पे डिपेंडेंस है, द्रव्यमान और दूरी। फिर तीसरी अपन देखते हैं कंपेयर करते हुए कि इसकी रेंज कितनी है और इसकी स्ट्रेंथ कितनी। रेंज वही गुरुत्वीय क्षेत्र, आपके आकर्षण बल जो आप लगा रहे हो वो कितनी दूरी तक लगा पा रहे हो। तो जितने भी बल हैं, मूलभूत बल, उनमें सबसे ज्यादा रेंज इसी की है। आप सोचो ना, सूरज, बुध क्या, धरती क्या, प्लूटो तक दे रहा है अपना ग्रेविटेशन, उससे भी आगे उसका फर्क पड़ रहा है। धरती की ही दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, प्लूटो कहां पड़ा है, और उससे आगे सोचो, तो इसकी रेंज का अंदाजा लगाओ। बहुत दूर तक गुरुत्वाकर्षण बल की रेंज होती है। दूसरा ताकत, ताकत इसकी सबसे ही कम है, रेंज सबसे ज्यादा लेकिन ताकत सबसे ही कम है। कारण समझना कि भाई अपन इसका सूत्र जो देखते हैं उसमें F बराबर G और फिर कुछ गुणा में है इसके m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। G की खुद की वैल्यू है 6 पॉइंट समथिंग, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। भाई साहब दशमलव के बाद में 11 जीरो तो ये लेके बैठा है, कितने? 11। समझ रहे हो? तो अब इस चीज को कितना बड़ा होना पड़ेगा कि इसका, मैं कह रहा हूं इस बल को अगर 1 न्यूटन भी लाना है ना, 1 न्यूटन, तो भी यहां पे कम से कम 1/6 इंटू 10 की पावर 11 इतना चाहिए, तब जाके ये दोनों बराबर होके 1 न्यूटन आएगा। तो आप सोचो 10 की पावर 11 माइनस का ये जी लेके बैठा है, तो इसकी वैल्यू क्या ही आएगी? तो सबसे वीक होता है। ये अपन ने कंपेयर किया, तो हमने कहा जब कंपेयर कर ही रहे हो तो पूरा कर लो। तो हम कंपेयर करेंगे इसको 4 फंडामेंटल फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस, मूलभूत, मूलभूत बल। प्रकृति में जो बल है अपन कहते हैं कि मूलभूत 4 ही बल है। कौन कौन से? एक तो जो अपन पढ़ रहे हैं, कौन सा? ग्रेविटेशन। दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत चुंबकीय। तीसरा होता है न्यूक्लियर, नाभिकीय। और चौथा होता है वीक फोर्स, दुर्बल।
ये क्या है, नाभिकीय। और ये विद्युत चुंबकीय, ये ग्रेविटेशन। इन चारों को जब कंपेयर करते हैं तो नेचर की बात करें तो ये अपने को पता है सिर्फ आकर्षण। विद्युत चुंबक की बात करें तो अपने को पता है ये सिर्फ अट्रैक्शन। इसकी बात करें तो अपने को पता है समान आवेश होते हैं, प्लस प्लस हो गए तो वो रिपेल होंगे, और अगर दोनों असमान आवेश हुए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देंगे। यानी इसके पास अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दोनों प्रकृति हैं। नाभिकीय ये एक्चुअली अपने ग्रेविटेशन का छोटा भाई है, ये सिर्फ अट्रैक्ट करता है, इसको अभी समझेंगे थोड़ा सा ही। और ये जो वीक फोर्स है ये अट्रैक्ट एंड रिपेल दोनों करेगा, प्रतिकर्षण और आकर्षण दोनों करता है। फिर रेंज तो हमने कहा था ग्रेविटेशन की तो सबसे ही ज्यादा है और सबसे कम इसके छोटे भाई की है, बाकी ये बीच में है। ये अपन अब स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे कम बड़े वाले भाई की, सबसे ज्यादा छोटे वाले भाई की, ये आपस में ही खेलेंगे। फिर आउटकम, इन बलों से हमको फायदा क्या है। देखो ग्रेविटेशन का तो अपन ने देख लिया, पूरा सोलर सिस्टम, ये ब्रह्मांड इसी की वजह से स्थायित्व है, इसी की वजह से एक जगह टिका हुआ है। लेकिन जब विद्युत चुंबकीय को देखते हैं तो इसका क्या फायदा है। विद्युत चुंबकीय जो बल होता है वो जो परमाणु है, जो एटम है, उसका स्थायित्व बनाकर रखता है। किसका, परमाणु का स्थायित्व बनाकर रखता है। कैसे, वो अभी देख लेंगे। न्यूक्लियर यानी कि नाभिकीय बल क्या है, जो परमाणु में नाभिक है ना, परमाणु का नाभिक उसका स्थायित्व बनाकर रखता है। ठीक बात है, ये भी देख लेंगे। दुर्बल बल कहाँ होता है, जो रेडियो धर्मिक क्षय होता है, रेडियो एक्टिव डीके, उसका कारण ये है। ये दोनों ही एक्चुअली है नाभिक से ही रिलेटेड, न्यूक्लियस से ही रिलेटेड। ठीक है, ये इनके आउटकम है। अब एक चीज है रेस्पॉन्सिबल पार्टिकल्स, मतलब किन किन के बीच लगता है। ग्रेविटेशन पढ़ पढ़ के थक गए, द्रव्यमानों के बीच लगेगा, दो द्रव्यमान। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आवेशों के बीच, चार्ज्ड पार्टिकल्स, चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच। नाभिकीय, अब नाभिक में क्या होता है, या तो प्रोटॉन होता है या न्यूट्रॉन होता है, तो कहां कहां लगेगा, या तो प्रोटॉन प्रोटॉन पे, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच, बस। और दुर्बल बल जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हैं, जो रेडियो धर्मी कण हैं, उनके बीच में। मैंने कहा था ये शब्द आएगा रेडियो धर्मी, तो अपन देखेंगे। अब सबसे पहले तो अपन इसको देख ले, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, 1 मिनट की चीज है। होता क्या है कि कोई भी परमाणु है, उसके चारों ओर तो क्या, बीचों बीच तो क्या है, एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन जो कि धनावेशित है, न्यूट्रॉन जिसपे कोई आवेश नहीं होता है, वो पड़े होते हैं। एक एक नहीं होते, कई प्रोटॉन कई न्यूट्रॉन। और इसके बाहर बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब मैंने कहा था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसका स्थायित्व बनाता है। देखो ये प्लस ये माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या देगा इसको, सेंट्रीपिटल अभिकेंद्रीय बल प्रोवाइड करता है। और इसकी जो गति है इसको अपकेंद्रीय रखता है, तो ये घूमता रहता है। यही तो सेम वैसा का वैसा है सोलर सिस्टम वाला। ठीक है, तो वो देख लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला रोल। अब देखो नाभिक के बाहर ये इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। अब मेरे को ये बताओ, एक प्रोटॉन तो यहाँ है नहीं, यहाँ तो कई सारे प्रोटॉन पड़े होंगे। अब अपन सिर्फ एक प्रोटॉन की बात करते हैं, वो है ये वाला। इसकी हालत समझना आप, इस बेचारे को एक तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर भी खींचेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा कि भाई तू नाभिक से निकल मेरी ओर आ, क्योंकि वो माइनस है और ये प्रोटॉन जो है वो प्लस है, तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो ये कहेगा नहीं नहीं तू मेरी तरफ आ। अब ये देखो दूसरे जो प्रोटॉन है वो धनावेशित हैं,
और ये भी धनावेशित है, तो ये भी इसको कहेंगे तो दूर भाग। तो कुल मिला के अगर सिर्फ इसको देखा जाए तो इस बेचारे प्रोटॉन को नाभिक से बाहर भागना पड़ेगा। इसका मतलब नाभिक टूट जाएगा। बहुत सारे प्रोटॉन ऐसे ही करते करते बिखरते जाएंगे तो नाभिक तो रहेगा ही नहीं, लेकिन नाभिक तो रहता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? तब वैज्ञानिकों ने सोचा समझा और उन्होंने कहा कोई भी नाभिक में अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन और दूसरे न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये पड़े हैं, इनके बीच में कोई तो ऐसा एक अट्रैक्शन बल है जो इनको आपस में जोड़ के रखा है, जो इनको आपस में जोड़ के रखा है, और उसी को कहा नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। ये जो अट्रैक्शन इन पे लगा रखा है जिसने, अब सोचो इतना इसका बाहर भगाने की कोशिशों के बावजूद ये यहां पड़ा है, तो कितनी स्ट्रेंथ होगी इसकी। लेकिन न्यूक्लियस की खुद की साइज होती है एंगस्ट्रॉम में, 10⁻⁻10 से लेके -15 तक, इतना छोटा होता है। तो इसकी रेंज कितनी होगी? 10⁻10 मीटर ज्यादा, इसलिए इसकी रेंज सबसे कम है जबकि स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। ये अपन ने देख लिया। अब अपन एक आखिरी पॉइंट आज का देखते हैं, वो है रेडियो एक्टिव डीके। कुछ छूटा तो नहीं? नहीं। आज का अपन आखिरी पॉइंट देखते हैं, ग्रेविटेशन खत्म। क्या है वो? रेडियो एक्टिव डीके। अब क्या होता है कि अपन ने जस्ट अभी रेडियो धर्मिक क्षय, अपने जस्ट अभी देखा था कि नाभिक का स्थायित्व बना रहने के लिए एक इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगा है। लेकिन अब सोचो कि मान लो इस फोर्स के होते हुए भी, मान लो जब नाभिक स्थायी था उसके बाद में इसको किसी ने अतिरिक्त ऊर्जा दे दी, जरूरत से ज्यादा। अब जरूरत से ज्यादा ऊर्जा अगर नाभिक में होगी तो ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये पॉजिटिव है, बाहर कहीं इलेक्ट्रॉन पड़ा है, इसको गोली मार दो, इन दोनों को अगर जरूरत से ज्यादा ऊर्जा मिलेगी तो ये उछल कूद मचाएंगे, नाभिक टूटने का खतरा होगा। तो नाभिक खुद ही क्या करेगा कि एनर्जी को, जो अतिरिक्त ऊर्जा है, एक्सेस एनर्जी है, उसको रिलीज कर देगा ताकि ये कूदने बंद हो जाए। अब रिलीज करने के इसके पास कह दो कि भाई 3 तरीके हैं। एक तो ये क्या करेगा, जो ज्यादा उछल कूद कर रहा है उन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ही बाहर फेंक देगा कि भगो यहां से। जब इनको बाहर फेंक देगा तो बाकी डर के मारे भी चुप हो जाएंगे और बाकी एनर्जी वो लेके चल जाएंगे जो अतिरिक्त थी। ठीक है। दूसरा इसके पास एक तरीका है कि आप आवेश के रूप में, चार्ज के रूप में एनर्जी बाहर कर दो। या तो ऋणात्मक आवेश दे सकते हो इलेक्ट्रॉन, या फिर पॉजिट्रॉन के रूप में आप बाहर फेंक दो। पॉजिट्रॉन क्या है एक्चुअली, मतलब प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, बस ये एक आवेश है जो कि इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है पर धनावेशित है, ऐसा अपन मानते हैं। तो इसको कहते हैं पॉजिट्रॉन। क्या कहते हैं? पॉजिट्रॉन। ठीक है। तीसरा ऑप्शन इसके पास है, कोई भी कण बाहर मत भेजो, ना प्रोटॉन न्यूट्रॉन ना कोई आवेश, आप तो सीधी सीधी ऊर्जा ही भेज दो, सीधी सीधी एनर्जी भेज दो, एनर्जी के पैकेट बाहर भेज दो। एनर्जी के पैकेट्स को ही कहते हैं फोटोन। अपन नहीं कहते अपने को सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है वो फोटोन के रूप में मिलती है, मतलब वो एनर्जी के पैकेट्स आ रहे हैं अपनी तरफ। यहां तक आपने समझ लिया कि 3 रास्ते हैं इसके पास, एक्सेस एनर्जी को बाहर फेंक दे और खुद स्थायी हो जाए। अब अपन देखते हैं, पहला है अल्फा डीके, अल्फा क्षय। अल्फा क्षय वो मैंने आपको बता दिए 3 रास्ते हैं इसके पास, उनमें पहला ये। इसमें क्या होगा कि एक नाभिक है मान लो। अच्छा एक चीज और बता दूं, क्या होता है, क्या होता है कि किसी भी नाभिक का परमाणु क्रमांक, जितने नाभिक में प्रोटॉन होंगे, किसी भी एटम के परमाणु क्रमांक जितने प्रोटॉन है नाभिक में उसके बराबर होते हैं। जैसे मान लो अगर 2 प्रोटॉन है किसी नाभिक में तो उसका परमाणु क्रमांक 2 होगा, यानी कि वो हीलियम है। अगर मान लो प्रोटॉन 3 है
तो इसका मतलब उसका परमाणु क्रमांक 3 है, इसका मतलब ये लिथियम है। अगर 1 है मतलब ये हाइड्रोजन है, समझ रहे हो? तो ये है परमाणु क्रमांक। दूसरा, प्रोटॉन के बारे में अगर मैं बताऊं तो प्रोटॉन क्या होता है आपको पता ही है, ये धनावेशित चीज है, इस पे धनावेश होता है, प्लस इसके पास द्रव्यमान भी होता है। ठीक बात है। अगर मैं न्यूट्रॉन की बात बताऊं तो इसके पास कोई आवेश नहीं है लेकिन द्रव्यमान है। इलेक्ट्रॉन की बात बताऊं तो इसके पास आवेश है, वो भी ऋणात्मक, लेकिन द्रव्यमान इसके पास ना के बराबर होता है, कोई द्रव्यमान नहीं। ये बात अपने को पता है। अब अपन चलते हैं अपने एल्फा डीके पर, एल्फा क्षय। ठीक है, इसमें क्या होता है, मान लो ये कोई नाभिक है, इसमें 10 प्रोटॉन है फॉर एग्जाम्पल और 8 न्यूट्रॉन है। ये क्या करेगा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बाहर फेंक देगा जो उछल कूद ज्यादा कर रहे हैं, वो पहला तरीका। तो ये क्या करेगा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को बाहर फेंक दिया। तो अब मेरे को बताओ पीछे क्या बचता है इसके पास, इसके पास बच गया 8 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। पहले इसका एटॉमिक नंबर था 10, एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक कितना था 10, अब एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 8। एक तो ये फर्क पड़ गया, एटॉमिक नंबर 2 से कम हो गया। ठीक है, दूसरा 10 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन मिलके लगभग 18 न्यूट्रॉन जितना, इनका लगभग द्रव्यमान बराबर होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि 18 न्यूट्रॉन जितना या 18 प्रोटॉन जितना द्रव्यमान इनके पास था। अब 14, तो द्रव्यमान में भी कमी आएगी ओरिजिनल में। पहले ये 10 इसका था परमाणु क्रमांक, अब 8 हो गया है, और पहले जो द्रव्यमान 18 न्यूट्रॉन के बराबर था अब वो 14 न्यूट्रॉन के बराबर आ गया। ठीक है, अब ये जो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, तो ये क्या है, हीलियम। 2 प्रोटॉन यानी 2 परमाणु क्रमांक, वो है हीलियम। तो कुल मिला के एल्फा क्षय क्या है कि कोई भी न्यूक्लियस, कोई भी नाभिक अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को हीलियम के रूप में जब बाहर फेंकता है उसको हम कहते हैं एल्फा डीके। और ये जो हीलियम पार्टिकल है उसी को कहते हैं एल्फा कण। ये कोई न्यूक्लियस है, कोई नाभिक है, इसने एक तो हीलियम के रूप में बाहर ऊर्जा फेंक दी, इसी को ही कह दिया अल्फा पार्टिकल, प्लस एक दूसरे एलिमेंट में ये चेंज हो गया, पहले वाले से इसका एटॉमिक नंबर 2 से चला गया कम, और मास इसका 4 न्यूट्रॉन जितना कम या 4 प्रोटॉन जितना कम। ये हो गया आपका अल्फा डीके। अब दूसरी चीज बीटा। अब आवेश आपको बाहर निकालने हैं तो 2 ऑप्शन है, या तो आप पॉजिटिव बाहर निकाल दो या नेगेटिव। अब मेरे को बताओ नाभिक में पॉजिटिव आवेश किसके पास है, प्रोटॉन। तो इसमें क्या होगा कि जो प्रोटॉन है पॉजिटिव आवेश ये टूटेगा, प्रोटॉन अपने आप को तोड़ेगा और अपना जो पॉजिटिव आवेश है उसको पॉजिट्रॉन के रूप में बाहर निकाल देगा। ठीक है, अब जब सिर्फ आवेश इसका निकला है तो आप मेरे को बताओ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में फर्क क्या है, सिर्फ एक आवेश का ही तो फर्क था। अगर पॉजिटिव चार्ज निकल गया है तो पीछे क्या बचता है, न्यूट्रॉन, इसका क्या बन गया, न्यूट्रॉन। अब लगभग मास तो बराबर है पर थोड़ा बहुत फर्क होता ही है इन दोनों में। तो एक चीज और जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो पार्टिकल्स। पार्टिकल्स ये कुल मिला के बीटा प्लस क्षय है। इसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन अपना पॉजिटिव आवेश के रूप में जो है एनर्जी को बाहर निकाल देता है और इसके लिए खुद टूटता है, इसमें एक पॉजिट्रॉन बनता है और प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। अब एक चीज सोचो, मान लो 10 प्रोटॉन थे और 8 न्यूट्रॉन थे, अब क्या होगा, आवेश निकला तो अंदर ये प्रोटॉन था वो न्यूट्रॉन बन गया, तो अब न्यूट्रॉन हो गए 9 और प्रोटॉन कितने हो गए 9, ये एक कम हो गया तो ये एक बढ़ गया। तो
एटॉमिक नंबर तो -1 हो गया है, एटॉमिक नंबर तो 1 से गया, ठीक है, पर मास में कोई फर्क आएगा क्या? ये भी अभी 18 है, ये भी 9 9 18 है, तो मास में कोई फर्क नहीं आता है। तो बीटा प्लस डीके में क्या है? बीटा प्लस डीके में आपका मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया बीटा प्लस। बीटा माइनस क्या है? अब यहां पे प्रोटॉन टूटा था प्लस में, तो बीटा माइनस में क्या होगा? जो न्यूट्रॉन है वो टूटेगा, और टूटेगा तो नाभिक में या तो प्रोटॉन ही बन सकता है या न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन खुद टूट रहा है तो प्रोटॉन में बनेगा। अब अगर ये प्रोटॉन बना है तो प्रोटॉन के पास प्लस आवेश है, ये अपने को पता है। अब अगर इसको प्लस आवेश लाना है खुद पे, तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज, उतना आवेश ये बाहर भगा देगा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बराबर का आवेश बाहर भगा देगा, एक वापिस वही इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल नाम से बाहर निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल, ठीक है। ये हो गए दो क्षय बीटा के चार्ज के रूप में। तीसरा हमने कहा था सिर्फ एनर्जी भेजेगा, वो भी फोटॉन्स के रूप में, तो उसको अपन सीधा सीधा कह देते हैं गामा रे। ये हो गया टोटल आज का खत्म क्लास। यहां से ग्रेविटेशन होता है कंप्लीट, और अपन एक बार इसको समराइज कर लेते हैं आज की क्लास को एक साथ। तो लो समराइज कर लेते हैं आज क्या क्या देखा है। सबसे पहले तो अपन ने देखे थे केपलर के 3 नियम, ठीक है। उसमें सबसे पहला था कक्षा कैसी होगी और सूर्य की स्थिति कहाँ होगी। दूसरा अपन ने देखा था एरिया वाला नियम, कि कोई भी ग्रह बराबर टाइम में बराबर एरिया कवर करेगा, और उस हिसाब से अपन ने इसकी स्पीड भी देख ली थी, कि सूर्य के नजदीक ये तेज चलेंगे और सूर्य से दूर ये धीरे धीरे होंगे। तीसरा अपन ने देख लिया था टाइम पीरियड। हमने कहा था कि केपलर ने ऐसा कहा है कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो सेमी मेजर एक्सिस के घन के बराबर होगा, अर्धमुख्य एक्सिस के क्यूब के बराबर समानुपाती होगा। दूसरी चीज इसमें अपन ने देखी थी सैटेलाइट्स कैसे चल रहे हैं। तो हमने कहा था कि सैटेलाइट्स को चलने के लिए जो अभिकेंद्रीय बल है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो कर रहा है धरती का गुरुत्वाकर्षण, अर्थ का ग्रेविटेशन। ये जो चीज है वो फोर्स प्रोवाइड कर रही है आपको सेंट्रीपिटल यानी कि अभिकेंद्रीय, और इससे जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है वो अपने पास आ गई, वो थी Gm/r। फिर अपन ने देखा था तीसरी चीज पलायन वेग, वो मिनिमम वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी है ये, वो मिनिमम वेलोसिटी जो प्राप्त करने के बाद में कोई भी वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को तोड़ के पलायन कर जाएगी, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगी। अब एक बार ये गति अगर उसने प्राप्त कर ली है, तो इसके बाद में इसको और ईंधन की और प्रोपल्शन की जरूरत नहीं है। ये अपन ने देखा था, और वो वेलोसिटी आई थी 2g/e। कई बार इस g की जगह वो रख देते हैं Gm/r², तो ये आर ही कट कटा के वो एक दूसरा सूत्र भी बन जाता। फिर चौथी चीज अपन ने इसमें देखी थी कि इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ ये अपने रोल अदा करता है। तो हमने कहा था जो चंद्रमा घूम रहा है, सौर मंडल हो गया, और बाकी हमको धरती से जोड़ के रखता ही है, टाइड्स आते हैं, ज्वार भाटा, वो सारे अपन ने इसके रोल देख लिए थे। और एक आखिरी चीज अपन ने जब देखी थी, पांचवी चीज, वो क्या देखी थी? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके क्या क्या गुण हैं। वो जब अपन ने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे तो उसमें कंपैरिजन किया था, तो एक चीज आई थी रेडियो एक्टिव डीके।
रेडियोधर्मी क्षय, इसमें अपन ने देखा था अल्फा पार्टिकल के रूप में निकाल देता है, यानी कि हीलियम। अल्फा पार्टिकल का मतलब है हीलियम। या फिर हमने कहा था बीटा में दो है, या तो पॉजिटिव आवेश के रूप में या नेगेटिव आवेश के रूप में। तो जब पॉजिटिव आवेश के रूप में निकालता है तो इसको कह देते हैं पॉजिट्रॉन, और नेगेटिव आवेश के रूप में निकालता है तो इलेक्ट्रॉन। इसमें अपने को सब पता है। फिर हमने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ही निकाले और किसी प्रकार का पार्टिकल ना निकाले तो उसको हम कहते हैं गामा रे, गामा किरण, और वो सिर्फ और सिर्फ फोटोन के रूप में एनर्जी को निकाल देते हैं। हाँ, एक चीज और, इन तीनों में से कहते हैं कि पेनिट्रेशन पावर किसकी सबसे ज्यादा है, भेद करने की, किसी भी चीज को विभेद करने की, यानी कि कोई चीज पड़ी है उसको पार करना है, ये आया और पार कर गया, ये शक्ति किस में ज्यादा है। तो रटने की जरूरत नहीं है, दिमाग से ही सोच लो। जिसका भार जितना ज्यादा होगा ना, वो उतना ही धीरे चलेगा और उतना ही कम पार कर पाएगा, उतना ही पेनिट्रेट कम कर पाएगा। तो ये लॉजिकल अप्रोच से याद रखना। तो सबसे ज्यादा भार किस में होगा, सीधी सी बात, हीलियम में, क्योंकि दो प्रोटॉन पड़े हैं, उसके पास दो न्यूट्रॉन पड़े हैं। फिर उसके बाद हम तो कहते हैं कि चलो इलेक्ट्रॉन में ना के बराबर भार है ही नहीं, पर यहां तो कुछ है ही नहीं, गामा के पास तो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है, तो गामा से तो ज्यादा ही है। तो इसलिए सबसे कम पेनिट्रेशन पावर किसकी है, हीलियम की, आपके अल्फा की, उसके बाद में बीटा की, और सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है गामा रे की। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, और इसको रटने का नहीं है, थोड़ा लॉजिकल अप्रोच रखना, याद हो जाएगा। जिसमें ज्यादा भार है वो उतना ही धीरे चलेगा और उतना ही कम पेनिट्रेट कर पाएगा, उतना ही कम वो विभेद कर सकता है। ठीक बात है। तो अब ये ग्रेविटेशन पूर्णतया खत्म होता है, और अगली कक्षा में अपन शायद जहां तक हो सके स्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। धन्यवाद।